जिसमें उन्होंने कहा कि मालती की मौत के ज़िम्मेदार और लोग भी हैं और इसमें राहुल चौरसिया का नाम दीपचंद्र जी ने बताया और दीपचंद्र जी ने राधिका नाम की महिला और एक अर्जुन नाम के पुरुष का भी नाम बताया है और इस संदर्भ में उन्होंने प्रार्थना पत्र पूर्व में पुलिस उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया हुआ। और गोरखपुरिया भौजी और राधा राज और गोलू को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और 7-8 यूट्यूबर अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। इसके नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले में है और हमारे साथ अमित उपाध्याय जी हैं जो मालती का केस देख रहे हैं। अभी इनके मालती के पिताजी आए थे, खास बातचीत किए हैं। अभी मालती के पिताजी आए थे, क्या बातचीत हुई है और किस वजह से आए थे आपके पास? मालती के पिताजी जिस तरीके से हर पीड़ित का पिता परेशान होता है, इस मामले में भी वो आए थे और कुछ लोगों के नाम जो उन्होंने विवेचना में ऐड करने के लिए दिया हुआ था, तो वो परेशान थे कि उनका नाम ऐड हो और किसका नाम है? जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रिया अग्रसारित हों। जैसे इसमें किस तरह से विधिक कार्रवाई की जा सकती है कि जैसे एफआईआर में नाम नहीं है, तो कैसे आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं? देखें, दौरान अन्वेषण अगर पुलिस अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि वादी मुकदमा के द्वारा जिन लोगों को आरोपित बनाया जा रहा है उसमें एक सक्रिय भूमिका है, सक्रिय संलिप्तता है, तो अन्वेषण अधिकारी को यह पावर है कि वह उनका नाम विवेचना में ऐड कर सकते हैं और वो एज ए अभियुक्त मुकदमे में रहेंगे और फिर विधिक कार्रवाई होगी। मालती के पिताजी किस पर आरोप लगा रहे हैं कि कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? प्राथमिकी में सबसे प्रारंभ में श्री दीपचंद चौहान जी जो मालती चौहान दिवंगत के पिता हैं, उन्होंने विष्णु कुमार के ऊपर आरोप लगाया था दहेज प्रताड़ना और दहेज प्रताड़ना के अग्रेतर दहेज मृत्यु होने के संबंध में। बाद में उन्होंने पुनः प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मालती की मौत के ज़िम्मेदार और लोग भी हैं और इसमें राहुल चौरसिया का नाम दीपचंद्र जी ने बताया और दीपचंद्र जी ने राधिका नाम की महिला और एक अर्जुन नाम के पुरुष का भी नाम बताया है और इस संदर्भ में उन्होंने प्रार्थना पत्र पूर्व में पुलिस उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया हुआ है। जैसे इस मामले में जो मुख्य आरोपी है मालती का पति जो विष्णु है वो तो गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। क्या बेल के लिए भी उसकी तरफ से अर्जी किया गया? हाँ, उनकी तरफ से सबसे प्रारंभ में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संत कबीर नगर के समक्ष जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे कि मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय सीजेएम कोर्ट के द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया। बाद में अभियुक्त की तरफ से पुनः सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए अप्लाई किया गया है, जिसमें आज तारीख भी थी। तो आज तारीख थी, तो क्या कुछ हुआ है कोर्ट में? आज मुकदमे में सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ता संघ की तरफ से प्रस्ताव आ जाने के कारण आज कोई न्यायिक कार्य संपन्न नहीं हुआ है। इस कारण सुनवाई फिलहाल के लिए टाल दी गई है। जैसे विष्णु पर मालती का दहेज उत्पीड़न के कारण हत्या का आरोप है, तो इसमें कितनी संभावना बढ़ती है कि विष्णु राज को क्या बेल भी मिल सकती है, जमानत मिल सकती है? यह टोटल पुलिस अन्वेषण के हल पर निर्भर करता है। अगर उनके खिलाफ आरोप पत्र आता है तो फिर मुकदमे का ट्रायल होगा, जिसे कि अभियुक्त को वह ट्रायल फेस करना पड़ेगा और बाद में फिर तय होगा। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर अभियुक्त को सजा भी होगी। लेकिन जो मालती के पिता पर जो आरोप ये लग रहे हैं कि दहेज उत्पीड़न का जो मामला इन्होंने दर्ज किया है, कहीं ना कहीं ये फर्जी नज़र आ है, क्योंकि विष्णु खुद इतने पैसे कमाता था यूट्यूब के जरिए, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख खुद उसकी इनकम था यूट्यूब से। तो ऐसे में वो अपने ससुर से इस तरह से अपनी पत्नी से दहेज की मांग क्यों करेगा? और तो शादी के 3 साल हो चुके थे। ज़्यादातर इस बात को वही लोग कह रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं से अभियुक्त को फेवर करते हैं। जो कानून बनाया गया है डावरी डेथ का, उसके मुताबिक 3 साल नहीं बल्कि 7 साल की अवधि के अंदर अगर किसी विवाहिता की अप्राकृतिक मृत्यु होती है तो उस मृत्यु के लिए पति ससुरालियों को जिम्मेदार
माना जाता है। और प्रस्तुत प्रकरण में दिवंगत मालती चौहान की मृत्यु लगभग 3 वर्ष के अंतराल में हुई है। बहुत महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि जिस तरीके की बातें नाटकीय तरीके से आ रही हैं, यह बहुत ही विचारणीय और अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि अंत में दिवंगत मालती चौहान वह अपनी ससुराल में ही मृत अवस्था में पाई गई हैं। तो अगर कोई विवाहिता इस तरीके से अपने ससुराल वाले घर में मृत अवस्था में पाई जाती है, उसका सीधे जिम्मेदारी निश्चित तौर पर होती है। और इस प्रकार से अभियुक्त के विरुद्ध जिस तरीके से प्रार्थना पत्र दीपचंद चौहान जी के द्वारा दिया गया है, निश्चित तौर पर उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें जैसे कि उनके पिताजी की साक्ष्य किस तरह से जुटा रहे हैं, साक्ष्य में क्या क्या दे रहे हैं, जैसे कि उसमें कह रहे हैं कि मेरी बेटी को लिटाया कहीं गया है, वो फांसी का जो रूम था वो कहीं, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये प्रथम दृष्टया इस तरीके का है कि कोई अपराध हुआ है और अपराध होने के बाद साक्ष्य को मिटाने का भी प्रयास किया गया है। नहीं तो जस का तस जिस अवस्था में यह घटना हुई, बाद में पुलिस जाती, अन्य लोग जाते, जिस भी अवस्था में घटना घटित हुई है उस तरीके से वो दिखाई पड़ती। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है, जो कि स्पष्ट दर्शाता है कि तथ्यों के विपरीत सारी कार्रवाई हुई है। डेथ हुई और डेथ होने के बाद जिस तरीके से शव मिलना है ना, और चीज़ें जिस तरीके से हैं, तो ये कहीं ना कहीं है कि साक्ष्य के साथ भी मामले में छेड़छाड़ हुआ है। तो साक्ष्य के साथ अगर छेड़छाड़ हुआ है तो घटना हुई है, और घटना हुई है उसके बाद साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके जिम्मेदार लोग हैं। अब ये पुलिस अन्वेषण में आना है कि मामले में स्पष्ट रूप से कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं। पुलिस जिम्मेदारों को चिन्हित करेगी, आरोप पत्र दाखिल करेगी, फिर मामले का ट्रायल शुरू होगा। जैसे कि जो मालती के पिता हैं वो कह रहे थे हमें न्याय नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से लोग थाने भी पहुंच जाते हैं, क्या इसके मामले में कोई बातचीत हुई क्या? और गोरखपुरिया भौजी और राधा राज और गोलू को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और 7-8 यूट्यूबर अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज, इसके बारे में कोई जानकारी मालती के पिता ने आपको दी? नहीं, इस संदर्भ में मालती चौहान के पिताजी की तरफ से मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है और ना तो इस तरीके की कोई बात मेरे समक्ष आई है। तो इसमें अब आगे किस तरह से आगे कार्रवाई बढ़ेगी? अब आज मुकदमे में सुनवाई होनी थी, जो कि स्थगित हो गई और पुनः 1 जनवरी 2024 को इसकी तिथि नियत हुई है। उक्त तिथि पर इस मामले में सुनवाई होनी है, तदनुसार आगे देखा जाएगा। लेकिन जो मालती का पति विष्णु राज है, जो आरोपी है, वो लगातार खुद को निर्दोष बता रहा है, कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ। हर व्यक्ति जो कि किसी मुकदमे का सामना करता है या किसी भी व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर एक अभियोग होता है, एक चार्ज होता है, एक आरोप होता है, तो वह व्यक्ति अपराध से अपने आरोपों से इनकार करता है। तो यह इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर अभियुक्त अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार कर रहा है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना दोष स्वीकार करते हैं। कहीं न कहीं विष्णु चौहान की जो अर्जी है बेल की, वो लगाई गई थी, अभी अगली तिथि जो है नियत की गई है। अधिवक्ता साथी थे मालती चौहान के, जो बता रहे थे, और भी कुछ अधिवक्ता साथी हैं। सर, जिस तरह से सोशल मीडिया पर आप लोग भी इस तरह की चीज़ें देखी होगी, तो आप लोग को क्या लगता है कि एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन, कि क्या हो सकता है इसमें? क्या कुछ सुन रहे हैं? संत कबीर नगर जिले में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब अपने साथी अधिवक्ता महोदय से हमने जहाँ तक सुना, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि उन्होंने गंभीर अपराध कारित किया है और जहाँ तक होना चाहिए कि ऐसे अपराधों में बेल नहीं होगा और उनकी सज़ा भी होगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।